हेलो बच्चों, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग? वेलकम बैक। आज हम लोग आ चुके हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 11 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, जो कि क्या बता रही थी, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बनने का क्या प्रोसेस होता है, वो बता रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे पहले हमने पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी, जो कि मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री के बारे में बता रही थी। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से बोन्स के बनने का जो प्रोसेस है, वही उनकी ज्योमेट्री को भी डिसाइड करता है। तो एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, बॉन्ड कैसे बन रहा है और बॉन्ड बनने के बाद ज्योमेट्री क्या होने वाली है मॉलिक्यूल में, उन दोनों बातों को एक्सप्लेन करेगा। तो आज हमें पढ़ना है भाई हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले भाई, योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं भाई। हाइब्रिडाइजेशन ये आखिर होता क्या है? देखो, बेसिक डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट is a phenomena in which orbitals of slightly different energy intermix with each other to redistribute their energy to form equal number of hybrid orbitals of same shape and energy। इसके अंदर क्या होगा भाई, एटम्स के अंदर जैसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सभी ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं, उनकी एनर्जी में भी स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। तो वो सारे ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, आपस में डिसॉल्व होंगे और कुछ नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। नए ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, उनके अंदर उन सबकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब किसी की कम थी किसी की ज्यादा थी, ऐड होके बैलेंस हो जाएगी। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बराबर एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनकी शेप भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगी। मतलब कि सभी नए ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स मिलके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग इन द प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन काफी तरीके की हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा भाई, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स किए थे नए ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, बॉक्सेस की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखी हुई है ऑर्बिटल्स की। मान लेते हैं ये है भाई 2s ऑर्बिटल, ये तीन है 2p ऑर्बिटल्स और ये हैं, अच्छा, सेकंड शेल में जो है डी सब शेल नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इनको 3s 3p मान लेते हैं। ये है 3s, ये है 3p, ये है 3d। अब सबसे पहली बात तो क्या है भाई, इन ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग तभी होगी जब इन तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल का क्या मतलब हुआ? देखो, ये जो s ऑर्बिटल है ये भी थर्ड सेल का है, ये जो तीन p ऑर्बिटल हैं ये भी थर्ड सेल के हैं, और ये जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं ये भी थर्ड सेल के हैं। तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब ये जो है हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि सेकंड शेल का s ऑर्बिटल हमारे पास है, थर्ड शेल के p ऑर्बिटल हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स नहीं कर सकते, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड शेल ऑलमोस्ट यहाँ अगर है तो थर्ड यहाँ पर होगी। एनर्जी जो है इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे हम लोग वन आफ्टर द अदर सेल आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए 2s और 3p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है? इन ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी में, ठीक है। तो एक तो यही बात हो गई कि 3s और 3p और 3d के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। 2s और 3p के नहीं कर सकते, 3s और 4p के नहीं कर सकते। सेम शेल के होने चाहिए, तभी उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो देखो, मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन हुई इस s और p ऑर्बिटल के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो है हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो यहां पर क्या होगा भाई, दो ऑर्बिटल्स अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए भी दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। उस ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर अगर s और p मिलते हैं तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमको मिल जाएंगे इस तरह से।
दो अगर मिल रहे हैं तो दो ही बनेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp2 में क्या होगा भाई, sp2 के अंदर s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इंटरमिक्सिंग में, मतलब कि ये वाला ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इन तीनों के मिलने से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, sp2। तो बेसिकली एक s और दो p ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो तीन नए sp2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे थे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। तो इस तरीके से कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हुए हैं आपस में, उसके बेसिस पे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है। d ऑर्बिटल्स भी अगेन अगर हैं हमारे पास सेल में तो वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक डी ऑर्बिटल हो रहा है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और अगर दो डी ऑर्बिटल हो रहे हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ फीचर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जब होता है, जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अभी पढ़ लो। जब हम लोग वन बाय वन सारी हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे तब और अच्छे से ये एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर इंटरमिक्स्ड। नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं जितने की ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं। अगर s और p मतलब कि दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो दो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक sp और दूसरा sp, तो दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है कहलाएंगे। जितने इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल भी बनेंगे। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नए बनते हैं उन सब की एनर्जी भी सेम होती है, इक्विवेलेंट होती है, और एनर्जी भी इक्विवेलेंट होती है। एनर्जी जो है एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, bonds made by overlapping between hybrid orbitals are stronger than the bonds formed by unhybridized orbital। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाते हैं। इसका रीजन क्या होता है भाई, इसका रीजन होता है मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जब हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉर्मली s और s ऑर्बिटल के बीच में उतना ओवरलैपिंग नहीं हो रही जितना कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है। तो ओवरलैपिंग बढ़िया से होती है हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, इस वजह से बॉन्ड स्ट्रोंगर बनते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डायरेक्शंस टू अटेन मिनिमम रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉनिक पेयर। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब बन जाते हैं, जितने भी बने हैं, दो तीन चार जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, वो सारे ऐसी डायरेक्शंस के अंदर फैल जाते हैं, ऐसी डायरेक्शंस के अंदर डायरेक्ट हो जाते हैं जहां पर उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए। जिस तरीके से वेस्पर थ्योरी में हमने देखा था कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहना चाहते हैं ताकि रिपल्सन मिनिमम हो जाए। वही कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी आएगा। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एंगल पे रख सके, मिनिमम रिपल्सन वाली ज्योमेट्री उनकी बना सके। तो सेम केस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ भी होता है। नेक्स्ट होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो शेप्स बनेगी ऑर्बिटल्स की, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, वही जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी डिसाइड करने वाली है। वही हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्योमेट्री भी डिसाइड करने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सारी हाइब्रिडाइजेशंस को स्टडी करना शुरू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट वैलिड हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कब बोलेंगे भाई, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल था, दोनों इंटरमिक्स हुए और उसने नए ऑर्बिटल बना लिए। अब यहाँ पर देखो भाई, हम लोग ऑर्बिटल्स की भी शेप ड्रॉ करेंगे जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि नए ऑर्बिटल जो बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे, उनकी शेप कैसी होगी। एक हमारे पास s ऑर्बिटल था, s की शेप स्फेरिकल होती है, और एक हमारे पास p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल टाइप की, है ना। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हुई, s की एनर्जी थोड़ी सी कम थी, p की थोड़ी सी ज्यादा थी, स्लाइट डिफरेंस था दोनों में। इनके मिलने के बाद ना दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। किस तरह के, देखो
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक लोब हो जाता है बड़ा और दूसरा हो जाता है छोटा। इस तरीके की शेप होती है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। ये एक बेसिकली क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। देखो इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि p ऑर्बिटल था ना, उसके अंदर ही एक s ऑर्बिटल को भी फिट कर दिया गया है। एक तरीके से ये जो शेप है ना, ये एक इक्विवेलेंट शेप है उन दोनों ऑर्बिटल्स की। उन दोनों को एक तरीके से ऐसे मान लो ऐड करके और दो से डिवाइड कर दिया, इस तरीके की शेप इसकी है। इसकी शेप ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट है मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की। अब जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे वो क्या क्या थे भाई, एक था s, दूसरा था p। दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, इस वजह से नए ऑर्बिटल भी कितने बनने चाहिए, दो ही बनने चाहिए। तो दूसरा ऑर्बिटल भी यहीं पर बनेगा, इसी सेंटर के ऊपर बनेगा, है ना। ये बेसिकली एटम का ही सेंटर है। यहाँ पर s ऑर्बिटल का सेंटर और यहाँ पर भी सेंटर। तो ये एक एटम के ही अराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनने वाला है। तो वो हम लोग कहाँ बनाएं, देखो यहाँ पर जहाँ ये लोब बड़ा होता है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग लोब। बॉन्डिंग लोब, इसके ऊपर होता है एक तरीके से पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जहां पर भी जिस भी ऑर्बिटल में दो लोब आ जाते हैं उनको हम लोग डायरेक्शनल बिहेवियर दिखाने के लिए प्लस और माइनस का यूज करते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल के अंदर भी प्लस माइनस का यूज होता है। इस तरीके से माइनस इस दूसरे को बोल देंगे जो कि छोटा लोब है। ऐसे ही हमने बोला कि जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनते हैं। दो मिक्स हो रहे हैं तो दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब दूसरा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा भाई, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, तो नया दूसरा ऑर्बिटल कहाँ होगा, बिल्कुल राइट साइड में। तो इस तरीके की शेप जो है हो जाएगी दूसरे ऑर्बिटल की। तो ये एक दूसरा सेकंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। तो बेसिकली दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे थे जिसमें एक s था दूसरा p था। उन दोनों के इंटरमिक्सिंग से, उन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। पहले का नाम भी sp होगा और दूसरे का नाम भी sp ही होगा। इस तरीके से भाई हमारे पास बनती है शेप sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पर देखो, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, मान लो देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा भाई, इस तरीके से तो है हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और मान लो अगर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन को मान लेते हैं हम लोग ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से जो है बॉन्ड बनने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, लीनियर है। इस तरीके से एक लीनियर शेप बन गई है। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल बनने वाला है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एटम्स के साथ, तब वो मॉलिक्यूल लीनियर बनने वाला है। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोग ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए BeCl2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों ही मॉलिक्यूल में क्या है, लीनियर शेप बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी सेंट्रल एटम की वो क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। BeCl2 का हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। BeCl2 बेरिलियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दो इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हैं। एक है बेरिलियम के अंदर 2s और तीन है 2p। दो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड अगर इसको बनाने हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर दो बॉन्ड इसको बनाने हैं। अब बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए इन दोनों ही ऑर्बिटल्स की हो जाएगी इंटरमिक्सिंग और इनके मिलने से दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जो कि कौन से होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बनेगा तब हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा sp ऑर्बिटल्स के साथ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा। इस तरीके से जो है हम लोग बॉक्स फॉर्म में दिखाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है और बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होने वाला है BeCl2 का भी। ये क्योंकि BeCl2 है इसलिए हम लोग हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, क्लोरीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था भाई sp हाइब्रिडाइजेशन।
ये होती है ऑर्बिटल्स की शेप और ऐसे बनता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा यहाँ पर देखो जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड आखिर कैसे बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं भाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp2 के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक तो s ऑर्बिटल होगा जो कि इंटरमिक्स करेगा, और दो होंगे p ऑर्बिटल्स जो कि इंटरमिक्स करेंगे। मान लो यहाँ पर ये हो गए दो p ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। अब अगर इन तीनों की ही इंटरमिक्सिंग हो रही है, मान लो ये है pz, ये है px, तो यहाँ पर कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ही बनेंगे। अगर तीन नए ऑर्बिटल बन रहे हैं तो हम लोग उनको कितने एंगल पे रखें कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 120 डिग्री पे हमें रखना पड़ेगा। इस तरीके से तीनों ऑर्बिटल होते हैं बड़ा। एक ऑर्बिटल मान लो इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमेशा क्या करना है, एक लोब बड़ा दिखाना है, एक छोटा दिखाना है, ठीक है। दूसरा मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से, ऑलमोस्ट 120 डिग्री के ऊपर, ये दूसरा हो गया भाई। थर्ड में दिखा देता हूँ ग्रीन पेन से, वो भी ऑलमोस्ट 120 डिग्री के ऊपर, इस तरह से। तो ये क्या होगा, तीन नए ऑर्बिटल बन गए। इन तीनों का नाम क्या होगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो तीन नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है बन गए। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, एक ट्राइगोनल प्लेनर सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। अगर ये तीन एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाए तो कैसे बनाएगा, देखो ये तीन बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनाएगा। एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है। इस ऑर्बिटल की शेप थोड़ी पतली बन गई, ऐसे बना देते हैं। अब ये तीन बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना सकता है। एक एटम यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होने वाली है वो कैसी होने वाली है भाई, वो ट्राइगोनल प्लेनर होने वाली है। इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है होने वाली है। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसी से ये भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल ये बनाएगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये सेम ज्योमेट्री होती है BCl3 में और CH2CH2 में भी। CH2CH2 में कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है एक की, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक मान लो कि ये pz है, ये px है, तो py मान लो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। अगर चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, चार ही बनेंगे। जब चार ऑर्बिटल्स को हमें ऐसी अरेंजमेंट में रखना होगा कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, तो चार इलेक्ट्रॉनिक पेयर के लिए किस तरीके की ज्योमेट्री होती थी भाई, टेट्राहेड्रल। तो इन चारों ऑर्बिटल के मिलने से जो ज्योमेट्री बनेगी वो भी टेट्राहेड्रल ही बनने वाली है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर यहाँ पर है तो ये हो गया पहला sp3। दूसरा अगर इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया दूसरा sp3। ये दोनों आप लोग कुछ ऐसे समझ लो कि भाई ये हमारी स्क्रीन के प्लेन पर आ गए, है ना। इस डायरेक्शन में ये दोनों क्या हुआ, हमारी प्लेन में आ गए, स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर आ गए। टेट्राहेड्रल शेप में और दो बॉन्ड कैसे होते थे, एक होता था थोड़ा सा बाहर की तरफ, एक होता था पीछे की तरफ, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिहाइंड द प्लेन। तो यहाँ पर एक बॉन्ड को अगर मैं, बॉन्ड नहीं सॉरी, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अगर मैं अबव द प्लेन मान रहा हूँ, तो दूसरा इसके पीछे होगा। पीछे के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। आप लोग ये इमेजिन कर लो कि ये जो एक ऑर्बिटल है ये बिहाइंड द प्लेन है और ये वाला अबव द प्लेन है। बाकी के दोनों क्या है भाई, हमारे
स्क्रीन के ऊपर है। तो एक तरीके से ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। तो इन चारों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर एग्जांपल है ऐसे मॉलिक्यूल के CH4 H2O NH3, इन सभी के अंदर ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल होती है। NH3 का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, NH3 में क्या है, एक S और 3 p ऑर्बिटल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है टोटल 5। तो अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा ये हमें समझना है। तो देखो, इन चारों ही ऑर्बिटल्स की क्या होने वाली है, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। और इस इंटरमिक्सिंग से क्या होगा, कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही बनने वाले हैं। 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, तीसरा भी sp3 होगा और चौथा भी sp3 होगा। 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बन गए। एक ऑर्बिटल में तो हमें दिखाने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के तीनों में हमें दिखाने पड़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर बच गई। जब NH3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देगा। ग्रीन इलेक्ट्रॉन बेसिकली समझ सकते हो कि हाइड्रोजन से आया है। तो इस तरीके से जो है 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ कि अमोनिया में मतलब कि NH3 में लोन पेयर जो है वो कौन से ऑर्बिटल में है, S में है, P में है, sp2 ऑर्बिटल में है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। हाइब्रिडाइजेशन करवाओ और देखो किसको आप लोग क्या पोजीशन दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहाँ पर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो इस तरीके से वाटर के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक लोन पेयर हो जाएगा और सिर्फ ये 2 बॉन्ड ही हाइड्रोजन के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से वाटर की भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, टेट्राहेड्रल ही होने वाली है। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, अगर हमारे पास एलिमेंट है सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का मतलब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो क्या वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होती हैं, एक s और एक p, 2d नहीं होती है। इस वजह से sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कौन बनाता है भाई, थर्ड पीरियड के और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, मतलब सेकंड पीरियड से नीचे के जो पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके एलिमेंट्स बना सकते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल दे रखा है भाई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के नीचे रखा होता है, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा एलिमेंट है। तो इसके पास बेसिकली क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है और 3d भी होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो इसको बनाने हैं 5 बॉन्ड PCl5। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, देखो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, दूसरा तीसरा, तो ये हो गए भाई, एक तो s और 3 p ऑर्बिटल। दो और बॉन्ड इसको, एक और बॉन्ड इसको बनाना है बेसिकली, है ना, टोटल 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक d ऑर्बिटल, ये भी मिक्स हो जाएगा। इन पांचों ऑर्बिटल की मिक्सिंग से कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे भाई, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल भी बनते हैं। इसलिए 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और इन पांचों का ही नाम क्या होगा, sp3d। तो ये 5 sp3d ऑर्बिटल्स हमारे पास बन गए। फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में 5 ही होते हैं। पहले मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से थे भाई, नाइट्रोजन की ही तरह इस तरीके से थे। तो यहाँ पर जब नए ऑर्बिटल बनते हैं तो उसके अंदर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 5 बॉन्ड यहाँ पर मॉलिक्यूल बना रहा है तो सीधी सी बात है, पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। नए पांचों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबकी एनर्जी भी बराबर हो गई। यहाँ पर 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे भाई, क्लोरीन के पांचों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
और एक यहाँ। इस तरीके से ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन के द्वारा डाले गए हैं। तो ऐसे जो है बॉन्ड भाई बनता है। अगर हमें ऑर्बिटल्स की शेप वगैरह को समझना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स करेंगे। अगर पांच ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए ऑर्बिटल भी पांच ही बनने वाले हैं। पांच ऑर्बिटल नए बनने वाले हैं, उनको हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट के अंदर रखना है कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए, उनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो पांच के लिए कौन सी हम लोग शेप पढ़ते थे भाई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से अरेंजमेंट होगी यहाँ पर। एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होगा, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होगा और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होगा। हो गया ट्राइगोनल प्लेन हमारे पास इस तरह से। अब दो ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे भाई? इसके परपेंडिकुलर होंगे। एक यहाँ पर अगर है तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। तो एक तरीके से पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। पांचों का नाम क्या होगा भाई? पांच sp3d ऑर्बिटल यहाँ पर बन गए। अगर इसको पांच बॉन्ड बनाने हैं तो कैसे बनाएगा? एक क्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ यहाँ, एक के साथ यहाँ, एक के साथ यहाँ और एक के साथ यहाँ। इस तरीके से जो है पांच बॉन्ड ये बना लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? पांच बॉन्ड इस तरह से बन रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा PCl5 का। ठीक है भाई, ऐसे जो है बॉन्ड बनते हैं। क्या ज्योमेट्री हो जाएगी भाई? यहाँ पर देखो, ऑर्बिटल्स की शेप से ही हम लोग डिसाइड कर पाए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो है यहाँ पर बनने वाली है। पांच ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो पांचों को कुछ ऐसी अरेंजमेंट में हमें रखना पड़ेगा। ये था ज्योमेट्री ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं भाई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो इसमें क्या होगा भाई? देखो, मान लो हम लोग सल्फर की बात कर रहे हैं। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का सेकंड एलिमेंट है। छह इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मैक्सिमम छह बॉन्ड भी ये बना सकता है। तो यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2। तो पांच डी ऑर्बिटल में से दो डी ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाले हैं। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल और दो d ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होंगे। अगर छह ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए ऑर्बिटल भी छह ही बनेंगे। नए ऑर्बिटल्स भी छह ही बनेंगे। अब SF6 में मान लो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? छह इलेक्ट्रॉन थे। वो मान लो कुछ इस तरीके से थे, जैसे ऑक्सीजन के अंदर होते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी थे। ऐसे होते हैं ऑक्सीजन में, वैसे ही यहाँ पर भी थे। जब इन छह के छह ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई, नए ऑर्बिटल बने, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर शेप और एनर्जी दोनों चीजें रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर इन सभी ऑर्बिटल की शेप और ज्योमेट्री बराबर हो गई तो छह के छह इलेक्ट्रॉन्स की आने की प्रोबेबिलिटी सभी ऑर्बिटल्स के अंदर बराबर है। तो मतलब छह ऑर्बिटल के अंदर छह इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो छह के छह इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगली पेयर्ड हो जाएंगे। अब बॉन्डिंग जब होगी तो छह फ्लोरीन एटम इन छह के छह sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देंगे और छह बॉन्ड जो है बना लेंगे। तो ये थे भाई हमारे पास छह sp3d2 ऑर्बिटल्स। इस तरीके से अगर हम लोग ऑर्बिटल की शेप वगैरह देखें तब देखो भाई, बहुत सिंपल है ये भी। ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऑर्बिटल थे कौन से? एक एस था, तीन पी थे और दो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स थे। छह ऑर्बिटल्स अगर मिल रहे हैं तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनने वाले हैं? छह बनने वाले हैं। अब छह ऑर्बिटल्स, छह डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, उन्हें हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो उसका क्या तरीका होता था भाई? एक स्केयर बना दो,
इस तरीके से ये एक स्क्वायर प्लेनर सी शेप बन गई, और दो यहाँ पर बना दो ऊपर और नीचे पिरामिड्स। इस तरीके से स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप इसकी बन गई। अगर 6 के 6 बॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर हैं तो स्क्वायर बाई पिरामिडल को हम लोग क्या भी बोलते हैं भाई, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बन गई। ठीक है, अब इसको अगर 6 बॉन्ड बनाने हैं तो कैसे बनाएगा, 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ में इस तरीके से ये बॉन्ड जो है बना लेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो बनी थी ऑर्बिटल से वो बनी थी ऑक्टाहेड्रल, इसलिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो बनने वाली है लास्ट में वो भी ऑक्टाहेड्रल ही बनने वाली है। तो इस तरीके से बनता है भाई SF6 का मॉलिक्यूल। तो बेसिकली बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है। दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें, उससे भी पहले क्या हो रहा है, विद इन द सेंट्रल एटम इंटरमिक्सिंग हो रही है और एक ऑटोमेटिक ज्योमेट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन फैल जा रहे हैं। उसके बाद जो है बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग जो आपस में होती है उसको एक्सप्लेन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और उसी प्रोसेस के बाद ज्योमेट्री कैसी बनेगी वो भी हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है जो हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं अभी तक, वो ये कि आखिर पाई बॉन्ड के बनने के बारे में क्या साइंस है, पाई बॉन्ड आखिर किस तरीके से बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है भाई, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इससे एक स्टेप आगे हम लोग कैसे बताएंगे कि पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग समझ गए सारे कि सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर ना छोटी सी ट्रिक लिखी है मैंने, आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, उसकी शेप भी, उसकी ज्योमेट्री भी, और कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है कहाँ पर पाई बॉन्ड है ये भी समझ पाओगे। दो तीन पॉइंट है बस गिनती के। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, ये तीन चार बातें ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज मेड स्ट्रोंगर बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग बनाते हैं। इसका रीजन क्या है देखो, मान लो पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा था s ऑर्बिटल्स के बीच में, तो s ऑर्बिटल्स के बीच में मान लो अगर सिग्मा बॉन्ड था तो उसके अंदर था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कुछ इतना। अगर यही p ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता तो उसके अंदर भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कुछ तो होता, है ना। अब जब s और p की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तब हमने क्या देखा है भाई, जो नया ऑर्बिटल बनता है उसके अंदर बॉन्डिंग वाला लोब काफी बड़ा हो जाता है, बॉन्डिंग लोब काफी बड़ा हो जाता है। सिमिलरली ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बेसिकली एक sp ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, sp भी हो सकता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेसिकली ये है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, बॉन्डिंग का लोब बड़ा होगा। यही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर किसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तब यहाँ पर क्या होगा भाई, ओवरलैपिंग बहुत बेटर होती है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो नई शेप बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है। एक तरीके से पहले यहाँ पर ये ऑर्बिटल था, यहाँ पर था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे फैल गई, देखो ये बन गया है बॉन्ड। तो बेसिकली एक बात समझ लो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो होता है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो कि एक्सियल ओवरलैप से बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ना एस एस की ओवरलैपिंग से उतना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन सकता, ना पी पी की एक्सियल ओवरलैपिंग से उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। रीजन क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ओवरलैपिंग और बढ़िया से होती है। नेक्स्ट है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो स्ट्रांगली होल्ड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लोन पेयर भी अगर हमारे पास हैं तो वो भी क्या होते हैं भाई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो न्यूक्लियस के काफी पास होता है। रीजन क्या है देखो, अगर एक s ऑर्बिटल था और कुछ p ऑर्बिटल्स थे, उनकी ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसके बाद p सब सेल थोड़ी सी दूर हो जाती है, इसलिए p के ऑर्बिटल भी दूर होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन जब भी हो रही है तो s ऑर्बिटल तो उसके अंदर आ ही रहा है, तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है ना वो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल में हो रही है, बाहर वालों में नहीं हो रही, अंदर वालों में हो रही है ना।
वैलेंस शेल के अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए लोन पेयर भी उन्हीं में रहना प्रेफर करेंगे। हाउएवर, यहाँ पर एक चीज स्टार आप लोग क्या लगाओगे, हमेशा लोन पेयर जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहते। कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जहां लोन पेयर जो है रेजोनेंस में चले जाते हैं, कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा भाई, वहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे। हाउएवर, अगर लोन पेयर एक सिंगल एटम के ऊपर लोकलाइज्ड है, कहीं रेजोनेंस में इधर उधर नहीं जा रहे, एक ही एटम के ऊपर रह रहे हैं, तब वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही होंगे, sp3 में ही होंगे या फिर sp2 sp में ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पाई बॉन्ड इज मेड बाय साइड वाइज ओवरलैप। पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, इसलिए जो डंबल शेप के ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि पी ऑर्बिटल, वही जो है साइड वाइज ओवरलैप कर पाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होता। एक्सियल ओवरलैप तो बढ़िया हो रहा है, एक्सियल ओवरलैप से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बट साइड वाइज ओवरलैप ये नहीं कर सकते। आप लोग इमेजिन करो, हम चाह रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में साइड वाइज ओवरलैप करे, तो यहाँ पर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाला है। नीचे वाले लोब्स की तो एक तरीके से मिक्सिंग ही नहीं हो पाएगी, ऑर्बिटल जो है ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। सिग्मा बना सकते हैं, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, तो पाई नहीं बना सकते। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो किससे बनेगा, पी ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग से बन सकता है। यहां से एक बात हम लोग समझ गए भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बना हुआ है तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से तो नहीं बन सकता। तो जितने भी पाई बॉन्ड बने हुए हैं वो किससे बने होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से बने होंगे। जिसलिए क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उसके पाई बॉन्ड काउंट कर लो, और जितने पाई बॉन्ड उसके अंदर हो उतने ही पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रख दो, उतने ही पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिड रखो, उनको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करो। इसका मतलब क्या हुआ देखो, मान लो कि कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। अब अगर हमें दो पाई बॉन्ड बनाने हैं किसी एटम के, तो सीधी सी बात है वहां पर दो पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखना होगा, दो पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिड रखना होगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जितने पाई बॉन्ड है उतने ही पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रखो। इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों का स्ट्रक्चर अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर सीधी सी बात तीन है भाई जो कि याद रखने वाली है। अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड कोशिश करो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सी बनाए। अगर लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है, तो अगर लोन पेयर सिंगल एटम के ऊपर लोकलाइज्ड है तो उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखो। और अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, पाई बॉन्ड वगैरह बना रहे हैं कॉन्जुगेशन में जाके, तो उनको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखो। अगर पाई बॉन्ड ही बनाना है तो वो पी ऑर्बिटल से ही बन सकता है, तो उस केस में हमें पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रखना होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, CH3 मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। इथेन मॉलिक्यूल में किस तरीके से सिचुएशन होगी, यहां पर देखो, इथेन मॉलिक्यूल में हर कार्बन एटम ने चार चार बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। चारों ही बॉन्ड इसने क्या बनाए हुए हैं भाई, सिंगल। सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड होता है जो कि होता है सिग्मा। यहाँ पर इस कार्बन ने यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो चारों ही डायरेक्शन में क्योंकि इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड हमें बनाए हैं, तो मतलब चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमको चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कार्बन के 2s ऑर्बिटल और तीन 2p ऑर्बिटल, ये चारों ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। उसी की वजह से चार नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन पाएंगे और उसी से फिर चार सिग्मा बॉन्ड बन पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इन चारों ऑर्बिटल्स की होगी मिक्सिंग और चार नए ऑर्बिटल बनेंगे। चार sp3 ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाएंगे। उन चारों की शेप कैसी होगी भाई, कुछ इस तरह की होगी। ये एक sp3 हो गया, ये दूसरा sp3 हो गया, तीसरा sp3 अगर हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं तो चौथा इसके ऑलमोस्ट पीछे हो जाएगा, राइट ना। इसी तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे,
तो ये हो गया भाई राइट साइड वाला कार्बन। अब लेफ्ट साइड वाले कार्बन को हम लोग मान लेते हैं कि रेड पेन से दिखा दें। तो यहाँ पर देखो, लेफ्ट वाले कार्बन ने भी 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो उसके अंदर भी सेम तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसके अंदर भी 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। इसके अंदर भी 4 हमें बनाने हैं। अब इसका जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो एक बॉन्ड बनाने वाला है इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। तो वो बॉन्ड हम लोग डायरेक्टली यहीं पर बना देते हैं। ये बन गया भाई एक बॉन्ड। तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बॉन्ड बन गया दूसरे एटम के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। आगे देखते हैं भाई, लेफ्ट वाले कार्बन ने 3 और बॉन्ड बनाए हैं, तो वो इस डायरेक्शन में होंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक और यहाँ। इस तरीके से ये फ्रंट वाले को मैं कलर कर देता हूँ और बैक वाले को खाली छोड़ देता हूँ, होलो छोड़ देता हूँ। इसे अबव और प्लेन बिलो द प्लेन का आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना दिया मैंने दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। दोनों कार्बन एटम्स के बीच का सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। जिस पे क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 3 हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस किस के साथ होगी? इसके sp3 के साथ हो जाएगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और एक फ्रंट में जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैपिंग कर लेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 3 हाइड्रोजन जो है इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं भाई बड़े अच्छे से। अगर हमें बताना हो कि कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ये कैसे बना है, ये किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में बना है, तो ये किन के बीच में बना है भाई? इस कार्बन एटम के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन एटम के भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड जो है बना है। अगर हमें बताना हो कि हाइड्रोजन के साथ में जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो किस तरीके से बने हैं, तो वो कैसे बने हैं भाई? कार्बन एटम के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने हैं ये सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना है। अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर क्यों नहीं होती भाई हाइब्रिडाइजेशन? देखो, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है 1s। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मल्टीपल ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ ऑर्बिटल ही एक है तो इसको मिक्स करके नया क्या बनाएंगे, है ना? इतनी ही एनर्जी मिलेगी नए की भी। तो बेसिकली एक ही ऑर्बिटल, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली, ठीक है? मल्टीपल ऑर्बिटल होने चाहिए जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट हो। तो ये होता है भाई स्ट्रक्चर ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मॉलिक्यूल। दोनों कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर रखते हैं। आगे देखते हैं भाई, अब पाई बॉन्ड आएगा हमारे पास। हमने क्या किया था भाई हमारी ट्रिक में, सिग्मा बॉन्ड अगर बनाने हैं तो हाइब्रिडाइज से बनाओ, और पाई बॉन्ड अगर बनाने हैं तो p ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रख दो। जितने पाई बॉन्ड बनाने हैं उतने ही p ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रख दो। तो यहाँ पर देखो CH2 में क्या है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, मतलब एक एक p ऑर्बिटल तो हमें अनहाइब्रिडाइज्ड रखना ही होगा। CH2 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको खोल के बनाता हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सिग्मा है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि लेफ्ट वाले कार्बन एटम को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 3 बनाने हैं, मतलब सारे ऑर्बिटल्स में से 3 तो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन एटम के s और p में से 3 तो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, है ना? इन तीनों के मिलने से नए 3 ऑर्बिटल्स भी बन जाएंगे, 3 sp2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, है ना? और एक p ऑर्बिटल हमें रखना पड़ेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी दोनों कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इस p ऑर्बिटल की पोजीशन दिखाते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड वगैरह कैसे बन रहे होंगे, है ना?
तो देखो लेफ्ट वाले कार्बन एटम को हम लोग ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसने की है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक sp2 इस डायरेक्शन में हो गया, एक दूसरा sp2 इस डायरेक्शन में हो गया, तीसरा sp2 इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसी तरीके से जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती थी जो हमने बना दी। अब यहाँ पर देखो ये sp2 ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, एक ट्राइगोनल प्लेन सा यहाँ पर बन गया। अब हम लोग p ऑर्बिटल को कहां पर रखें कि रिपल्शन मिनिमम हो इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ? तो एक ही तरीका बचता है भाई, उसे हमें इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। मतलब उस p ऑर्बिटल का एक लोब अगर यहाँ पर है, दूसरा इसके नीचे आ जाएगा, राइट ना। इस तरीके से जो है ये p ऑर्बिटल बन जाएगा। तो रेड कलर से p ऑर्बिटल हमने दिखा दिया और ब्लू पेन से हमने दिखा दिए 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब दूसरा कार्बन एटम जो होगा उसके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो रही है, उसको भी हम लोग कैसे दिखाएंगे भाई? उसका भी एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया इस डायरेक्शन में, एक sp2 उसका होगा इस डायरेक्शन में, और एक sp2 उसका होगा इस डायरेक्शन में। तो ये भी एक ट्राइगोनल प्लेन सा बना लेगा। और इसको भी एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए इसका भी एक p ऑर्बिटल हमने अनहाइब्रिडाइज्ड रखा है। वो किस डायरेक्शन में होगा? वो भी इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो ये हो गई भाई हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही कार्बन एटम्स की। अब जब इनका बॉन्ड बनेगा तो देखो पहले बनने वाला है एक सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किन किन के बीच में बनेगा ध्यान से समझना। इस कार्बन एटम के इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी इस कार्बन के इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। एक तरीके से इन दोनों की ओवरलैपिंग होने वाली है, उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर मैं बना देता हूं एक सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? इस एटम के sp2 और इस एटम के sp2 की हाइब्रिडाइजेशन से। अब इस एटम के पास भी दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हुए हैं इस डायरेक्शन में, जिनको मैं लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, वरना हमारा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये वाले दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मैंने लाइन से ही दिखा दिया। ऐसे ही लेफ्ट वाले कार्बन एटम पर भी दो और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर बचे हैं। ठीक है भाई, एक ही सिग्मा बॉन्ड हमने अभी तक बनाया है। अब बाकी भी एटम्स का हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। जैसे कि ये वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ये भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने वाला था, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। ये वाला ऑर्बिटल भी एक हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला था, वो ये बन गया, दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से राइट साइड वाले ये दोनों ऑर्बिटल भी क्या करते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या बनाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बनवा रहा हूँ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। यहाँ पर अब बचा क्या देखो, यहाँ पर बचे भाई पी ऑर्बिटल्स। एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है। अब हमें बनाना है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बन सकता है? सिर्फ पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बन सकता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इन पी ऑर्बिटल्स की हो जाएगी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। इस तरीके से जो है हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है, एक जिसमें है सिंगल बॉन्ड और एक है, सॉरी, एक है इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बना है इथीन मॉलिक्यूल में। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में हमसे पूछे कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई हैं, तो वो भी काउंट करना हमने सीख लिया। अगर पूछे कि सिग्मा बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है और पाई बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का है वो कैसे बना है भाई, दोनों ही एटम्स के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है। पाई बॉन्ड जो बना है वो किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है? तो पाई बॉन्ड बना है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की
साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, एक्सियल से नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। तो इस तरीके से डिफरेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं भाई। क्या ध्यान में रखना है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये था इथीन मॉलिक्यूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के ऊपर। यहां पर क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, कुछ इस तरीके का। यहां पर देखो, हाइड्रोजन के साथ में इसने बना रखे हैं सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई और तीसरा भी होता है पाई। तो बेसिकली दो डबल बॉन्ड हमें, दो पाई बॉन्ड हमें इस बार बनाने हैं। दो पाई बॉन्ड अगर बनाने हैं तो सीधी सी बात है, दो पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड रखना होगा। साथ में हर कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड भी बनाए हैं, है ना, एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ। तो दो ही सिग्मा बॉन्ड हमें बनाने हैं, मतलब दो ऑर्बिटल्स को हमें हाइब्रिडाइज करवाना होगा। तो यहाँ पर कार्बन के पास एक एस है, तीन पी है, दो ऑर्बिटल हमें हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए, तो इन दोनों की हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन और दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, जिनकी शेप कैसी होगी, ऐसी होगी भाई। एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग दिखाएं तो दूसरा इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो p ऑर्बिटल बचने वाले हैं, ये दोनों क्या हैं, p ऑर्बिटल हैं। इन p ऑर्बिटल को हम लोग सेंटर के ऊपर कहाँ रखें कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो देखो भाई, वो हम लोग कहाँ पर रखते हैं, एक हम लोग इस प्लेन में ऐसे रख देते हैं p ऑर्बिटल, और दूसरा p ऑर्बिटल हम लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे रख देते हैं। तो ये दोनों p ऑर्बिटल जो हैं, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं, और जो ये हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल थे दो, इनके भी परपेंडिकुलर हैं। अगर इनकी डायरेक्शन मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके की हो गई है। देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसे हैं, एक p ऑर्बिटल है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह, और एक और p ऑर्बिटल जिसको हम लोग ब्लू पेन से दिखा लेते हैं, वो कुछ ऐसे, वो भी परपेंडिकुलर है इन दोनों के, कुछ इस तरीके से समझ लो। बिल्कुल एक्सिस की तरह तीन डायरेक्शन यहाँ पर हो गई, एक्स वाई जेड, इस तरीके से, है ना, तीन डायरेक्शन में। ये है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये भी है, सॉरी ब्लू कलर से जो दिखाया है वो भी है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, और ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं वो है हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली दूसरा कार्बन एटम जो होगा उसके अंदर भी ऐसे ही होगी हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसका भी एक sp2 इस एटम के sp2 के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। तो वो बॉन्ड मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। तो ये sp ऑर्बिटल था, ये sp ऑर्बिटल था, मैंने यहाँ गलती से sp2 लिख दिया, इसको sp करो। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर एक sp ऑर्बिटल बच गया, और इस एटम के पास भी एक sp ऑर्बिटल बन गया। अब सिग्मा बॉन्ड तो दोनों कार्बन आइटम्स के बीच में हमने बना दिया इस ओवरलैपिंग से। दोनों ही कार्बन आइटम को एक एक सिग्मा बॉन्ड और बनाना है, और वो किसके साथ बनाना है भाई, हाइड्रोजन के साथ में बनाना है। तो एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरे का यहाँ बन जाएगा। दोनों के पास अब क्या बच गया, दो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो हैं बच गए, एक पी ऑर्बिटल यहाँ और दूसरा पी ऑर्बिटल यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, रेड वाले पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी रेड वाले पी ऑर्बिटल के साथ, कुछ इस तरह, एक पाई बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्या होगा, ब्लू वाले पाई बॉन्ड की भी ओवरलैपिंग हम लोग दिखा देंगे ब्लू वाले पी ऑर्बिटल के ही साथ। तो इस तरीके से ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। इस तरीके से दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो तीन बॉन्ड बने हैं उनमें एक है सिग्मा बॉन्ड और दो हैं पाई बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड कुछ ऐसे हो गया, और दूसरा पाई बॉन्ड कुछ ऐसे हो गया, इनकी बिल्कुल परपेंडिकुलर में हो गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया।
इस तरीके से पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। एक तरीके से सिलेंड्रिकल सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमको। तो ये थे भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन और उनके स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताते हैं कि किस मॉलिक्यूल की कैसी ज्योमेट्री होने वाली है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई जल्दी से, एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं। देखो ये नीट का 2016 का क्वेश्चन है भाई। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, इनमें सभी नाइट्रोजन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है। सीधी सी बात ध्यान में रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो सीधी सी बात है सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, दैट्स इट। NO2 पॉजिटिव ये होता है भाई कुछ इस तरीके का, ये होती है। नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, देखो दो सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी दो ही ऑर्बिटल इसके इंक्लूड होंगे। अगर दो ही ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे हैं तो कौन से होंगे, एक S हो जाएगा, एक P हो जाएगा। तो NO2 पॉजिटिव की तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। देखो किस किस ऑप्शन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन बी में sp2 हो गई गलत, ऑप्शन डी में भी sp2 हो गई गलत। नेक्स्ट देखते हैं भाई NH4 की, देख लो NH4 और भी ज्यादा सिंपल है, चार सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन ने चार सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है और नाइट्रोजन के पास नेचुरली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ही है। चार सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं अगर, तो चार ही ऑर्बिटल इसके होंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे। चार ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हो जाएगी। तो यहाँ पर NH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। ऑप्शन ए में sp2 दे रखी है, गलत जवाब। ऑप्शन सी में sp3 ही दे रखी है, सही जवाब। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। NO3 नेगेटिव की भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं भाई। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके साथ में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। तो यहाँ पर देखो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब कितने ऑर्बिटल गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तीन ही गए होंगे। अगर तीन ही गए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, एक s और दो की टोटल ऑर्बिटल हो गए तीन, तो इसका आंसर भी sp2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, दैट्स इट। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो काउंट मत करना, अगर नहीं जा रहे हैं तो काउंट कर लेना। आगे देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। कौन से आयन इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन है सेंट्रल एटम के राउंड वो भी सेम है, और जो ज्योमेट्री बन रही है, जो शेप बन रही है वो भी सेम है। तो देखो CO3 नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या होगा भाई, कार्बन के राउंड 3 दिखाने हैं ऑक्सीजन और टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे क्या है भाई, NO3 है। NO3 में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक यहाँ पर O नेगेटिव, एक यहाँ पर O नेगेटिव। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। देखो नाइट्रोजन के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दो, दो चार, दो छह और दो आठ। कार्बन के राउंड भी 8 ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है। लेफ्ट में भी कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके पास भी दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड है। बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई, हमें यही बताना था कि कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं। क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, जी हाँ बिल्कुल आइसो स्ट्रक्चरल भी है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है दोनों की, तो इस वजह से दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी हो गए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे तो ज्योमेट्री और शेप वगैरह सेम नहीं आने वाली है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं CO3 2 नेगेटिव का दिखाऊं, CO3 2 नेगेटिव यहाँ पे बना रखा है, ClO3 नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसी शेप होती है। देखो क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें क्या बनाने हैं भाई, 3 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना है इसका। अगर 3 ऑक्सीजन के साथ में हम लोग बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बचेंगे, एक ही लोन पेयर बचने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल इसके 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर बनने वाले हैं, है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसके बनेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, 4 इलेक्ट्रॉन के केस में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड।
ऐसे जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं क्लोरीन की। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। हाउएवर CO3 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी मुझे नहीं लगता है मिलने वाले हैं। देख लेते हैं भाई, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? जी नहीं। यहाँ पर देखो, क्लोरीन के साथ जो 3 ऑक्सीजन एटम लगे हैं, तीनों ही फुल्ली डबल बॉन्डेड हैं। हाउएवर कार्बन CO3 2 नेगेटिव के अंदर 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या है भाई, पार्शियली डबल बॉन्डेड है, फुल्ली डबल बॉन्डेड नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी ये नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, तीनों ही गलत है। बेसिकली ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आ चुका है पहले ही। तो इतना ही करेंगे भाई आज। ये था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। 5 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हमने आज की है, sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, राम राम, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।